हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 7 पे हैं, जो है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य की बात बताई जा रही है यहाँ पे। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हम अध्याय 6 में पढ़े हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जान सके कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो जो ये अभिलेख बनाए गए, इन अभिलेख का क्या मतलब था, इसमें जो भी लिखा गया था वो क्यों लिखा गया था, वो जानने से पहले हमें ये जानना है कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो ये वही चाणक्य हैं जिनको अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। पर इनका जो अर्थशास्त्र था वो आज की इकोनॉमी जैसा नहीं है। इनका अर्थशास्त्र थोड़ा डिफरेंट था, पर हाँ, बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती हैं। वंश, यहाँ वंश के बारे में बताया जा रहा है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के बारे में लगभग मुझे लगता है कि सभी को पता होगा। तो चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के ही पुत्र थे अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। यहाँ एक मानचित्र में देखने के लिए बताया जा रहा है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन जो था उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होता था, कौन रहता था। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये सब। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो वो जैसे अभी भी हमें पता है कि हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य की भाषा अलग है, पोशाक अलग है, त्यौहार अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो वैसी ही तब भी बात थी। फिर हम यहाँ देखते हैं, मानचित्र दिया गया है, पर उससे पहले हम ये देखते हैं जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। तो जो अशोक के शिलालेख है उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है मानचित्र में। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। तो एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, पर हमें देखना है कि जो रेड पॉइंट करके बताया गया है वो सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे और वो वहाँ पे अशोक के शिलालेख थे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ये देखिए, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, मस्की, कलिंग, धौली, अभिलेखों की प्राप्ति स्थल हैं ये सारे। जैसे यहाँ देखिए, रेड में है रूपनाथ, सांची, पनगुररिया, गिरनार, गुज्जर, कौशाम्बी, सारनाथ, इलाहाबाद, लौरिया, रामपुरवा, लुम्बिनी। फिर ये सारी चीज़ें देखिए, कलसी, मेरठ, टोपरा, बहारपुर, दिल्ली,
दिल्ली। फिर यहाँ देखिए मनसेहरा, शहबाजगढ़, लंपक, कंधार। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बट हाँ इसमें से ये नाम हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी PYQ या प्रश्न बनाया जा सकता है इससे, कि नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 5-6 नाम दे के पूछ लेंगे कि अशोक के शिलालेख इनमें से कहाँ कहाँ मिले। तो हमें ये नाम थोड़ा सा, आप 2-4 बार नाम देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। याद तो नहीं होता है इतना सब, पर हाँ ये नाम अगर 2-4 बार हम रिवाइज़ करते हैं, बार बार इसको हम देखते हैं, तो याद भी हो जाता है और हमें पता भी चलता है। जैसे ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन में हमें कुछ ऐसे नाम पता दिखते हैं जो हमें लगता है कि हम इसे पढ़े नहीं हैं, देखे नहीं हैं, तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए नामों को ध्यान में रखना है और कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम हैं उनको हमें ये भी देखना है कि वो मानचित्र में कहाँ पे हैं। जैसे इसमें देखिए, ये कलिंग हो गया, सांची हो गया और ये कौशाम्बी हो गया। यहाँ पे 1 मिनट आपको मैं क्लियर दिखा देती हूँ। जैसे ये कौशाम्बी हो गया, सारनाथ, लुम्बिनी और कलिंग हो गया इधर, फिर उज्जैन, सांची, कंधार। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये मानचित्र में कहाँ पे हैं। फिर देखिए, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इससे सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो जो राज्य होते हैं वो साम्राज्य से छोटे होते हैं और साम्राज्य बड़ा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ी जगह की सुरक्षा के लिए सेना भी बड़ी लगेगी और बड़ी सेना को देने के लिए पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा लगेगी और वहाँ पे जो संसाधन है वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। फिर साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास के जगह थे वहाँ पे सम्राट का सीधा नियंत्रण था, पर बाकी जो जगह थी, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, अब एक ही राजा के लिए या सम्राट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो हर जगह जाके इंडिविजुअल हर एक चीज़ कर सकता है, देख सकता है। तो उन्होंने ऐसे मंत्री वगैरह नियुक्त कर रखे थे हर जगह के लिए। पर कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे उनका डायरेक्ट नियंत्रण था, जहाँ वो डायरेक्ट जाते थे। जैसे पाटलिपुत्र हो गया और उसके आस-पास की जो जगह है वहाँ पे। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी दी जाती थी। तो जो अधिकारी राजा नियुक्त करते थे कर वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो अगर वो राजा के आज्ञा का पालन न करें तो उनको सज़ा भी दी जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे वो अपना राज्य चलाते थे, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो जैसे कि राजा के जो पुत्र हुआ करते थे, राजकुमार, उन्हें वहाँ पे गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, अदर जो राज्य हुआ करते थे। और वहाँ पे जैसे कि मानते हैं लोग कि वहाँ पर स्थानीय परंपरा और नियम भी चलते थे, माना जाता है ऐसा। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था
उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए यहाँ से एक फैक्ट बनाया जा सकता है जो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान में रखना है हमें। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नजराना क्या होता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो नजराना जैसे एज अ गिफ्ट हो गया, लोग देते थे। कर क्या है, नियमित देना ही पड़ता है, उसमें कोई छूट नहीं रहती थी। लेकिन नजराना क्या है, इंसान अपनी इच्छा से देता था और उसका कोई निश्चित समय भी नहीं होता था कि उसको अब देना, अभी देना है। तो इसके लिए नजराना और कर में फ़र्क है। और कर ऐसी ही चीज़ है कि आपका मन हो या ना हो आपको कर देना ही है। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो मेगास्थनीज जो थे राजा यूनानी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के राज दरबार में आए थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ समय बिताया और वहाँ पे जो भी देखा उन्होंने उसे बताया, उसे एक बुक के जरिए लिखा। तो उसी का कुछ भाग यहाँ दिया गया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। मतलब ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि जो सम्राट थे वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, वो बाहर जाते थे तो कैसे जाते थे। उनका खाना खाने जैसे आमतौर पे हम लोग खाना खाते हैं पर वैसे वो नहीं खाते थे। उन खाना खाने से पहले उनके खाने को कुछ खास लोग चखते थे। वो देखते थे कि उसमें कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है, मतलब जैसे जहर वगैरह तो नहीं है उसमें, राजा की हत्या करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? अध्याय 3 देखो, यहाँ प्रश्न बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में थे, मतलब हैं अभी भी। तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा लिपि में है। पर हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि और अशोक के और भी अभिलेख जो रहे हैं वो किस भाषा में रहे होंगे, तो आप ज़रूर पता करिएगा। और यहाँ पे अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। तो अशोक ही हैं जिन्होंने अपने मतलब अभिलेख से अपने संदेश को जनता द्वारा पहुंचाने का जो प्रयास था वो अशोक ने ही शुरू किया था। फिर यहाँ कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद
मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि राजा ने जो अशोक थे उन्होंने युद्ध करना क्यों छोड़ा, उन्होंने युद्ध का त्याग क्यों किया, ये सारी बातें इस पैरा में बताई जा रही हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग जो है, जो तट हमारे भारत का जो तट है जहाँ उड़ीसा है जो, उसी का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था उससे अशोक को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहाँ पे जितना मानवों का हाश हुआ था, जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, परिजनों को, कुछ परिजन चले गए, कुछ उनके जो अपने परिजन थे वो उन्हें देखकर रोते बिलखते रहते थे। ये सारी चीज़ें देख के अशोक को बुरा लगा होगा, तो उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। अशोक का धम्म क्या था? जो भी पिछले हमने पैरा में पढ़ा था कि अशोक ने कहा था कि मैं धम्म का पालन करूँगा, तो यहाँ उसी धम्म का क्या मतलब है? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी देवता की पूजा या कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो जो अशोक थे वो बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। देखते हैं किस चीज़ की बात की जा रही है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो ऐसा नहीं है कि जो धम्म का प्रचार था वो सिर्फ भारत तक ही सीमित था, वो भारत से बाहर भी गया। तो अगर कोई प्रश्न बने कि अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी, उसका प्रचार भारत तक ही सीमित था कि भारत के बाहर भी गया, ऐसा कुछ प्रश्न अगर बन जाए तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रसार सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका तक भी गया, क्योंकि वहाँ भी अशोक ने अपने दूत भेजे थे। यहाँ पे देखिए, ये जो शिलालेख पे हमने जो पढ़ा था, ये शिलालेख पे बनाया हुआ एक अद्भुत चित्र। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है उस समय। फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य एवं जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो इससे हमें पता चलता है कि अशोक कितने दयालु राजा रहे होंगे।
अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और बुराई दूसरों के धर्म की मतलब कोई भी अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये संदेश था जो ये जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अशोक एक्चुअली कहना क्या चाहते थे। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो अशोक के जो संदेश हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं, उन सारी बातों को बताने के लिए कहा जा रहा है। तो लगभग सारी ही बातें लगभग प्रासंगिक हैं। हमने जो पढ़ा था पिछले पैरा में, अगर देखें तो अपने दासों के और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना आज के समय में भी प्रासंगिक है। क्योंकि हम किसी को काम पे रखते हैं, कोई हमारा मतलब दास तो नहीं कह सकते, पर कोई हमें जैसे हेल्प करता है किसी चीज़ में, हम उसे पे करते हैं उसके लिए, तो एक तरह से कहा जाता है कि वो हमारे नौकर हैं। पर वो भी इंसान है, वो हम उन्हें पैसे दे रहे हैं जो वो काम हमें करके दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें। तो ये आज के समय में भी प्रासंगिक है। बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, सारी चीज़ें आज के समय में प्रासंगिक हैं। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करना, ये सारी चीज़ें आज के समय में प्रासंगिक हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। आप यहाँ अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे सारे अ है, पर देखिए आरंभिक ब्राह्मी जो थी, ये इसका अ कैसा है, बिल्कुल त्र के जैसा। आज के समय में हम जब त्र बनाते हैं बिल्कुल उसके जैसा अ का है। देवनागरी हिंदी में अ बिल्कुल वैसा ही जैसे आज के समय में है, सिर्फ सीधो रेखा नहीं है इस पर। बांग्ला में अ ऐसा है। हम अगर आप हिंदी में क ख ग घ जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस अक्षर से ऐसे हम इया बनाते हैं। मलयालम में मलयालम तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, और तमिल में इस तरह से है जैसे हमारा न होता है, लगभग उसी से सिमिलरिटी है, मतलब मिलता जुलता है। हूबहू तो नहीं कह सकते, बट हाँ सिमिलरिटी है काफ़ी हद तक। तो ऐसे होते थे फिर देखते हैं अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। तो सम्राट जो 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट थे, वो चीन की दीवार का निर्माण किए, और इसे बनाने का उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो उत्तरी सीमा है वहाँ के पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। सोचिए 2000 साल तक इस चीन की दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने में कई पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, पर इतने सालों तक सिर्फ उस दीवार का निर्माण होता ही गया। इसीलिए आज के समय में चीन की दीवार को बहुत मतलब माना जाता है कि चीन की दीवार एक अजूबा है, एक आश्चर्य है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं।
पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये पूछा गया है। पर आप चीन के दीवार के बारे में हमने कई बार सुना होगा, चीन का दीवार एक अजूबा है, चीन की दीवार एक अजूबा है। पर आज आपको यहाँ पता चलेगा कि चीन की दीवार के बारे में क्या-क्या ख़ास बातें हैं, वो कैसे बनी, उसको बनाने में कितना समय लगा। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।